Welcome to Let's Learn Academy. We are studying pair of linear equations in two variables. This is part 5 and I'm Ashika Panikar. Today we shall be studying the last method for this chapter. a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये pair of linear equation in two variables के general form है. देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. इस मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे x, y और 1. x और y इसलिए क्योंकि हमारे जो इक्वेशंस है उसमें वेरिएबल्स x और y है, और 1 इसलिए क्योंकि दोनों इक्वेशंस में लास्ट वाला जो टर्म है वो कोई कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, तो हम 1 ले लेते हैं. सारे सम्स में इसी तरीके से लिखना होगा. अब इन तीनों के नीचे एक डैश बना देंगे और इन तीनों के बीच में इज इक्वल्स टू का सिंबल डाल देंगे कुछ इस तरीके से. अब x के नीचे जो डैश है उसके नीचे कुछ चीज़ें लिखनी है. वो लिखने से पहले जो दो इक्वेशंस है उसमें x वाले जो टर्म्स है वो हम हाथ रख कर या किसी भी चीज़ को रखकर उसको हम छुपा देंगे. छुपाने के बाद जो दिख रहा है हमें, यानी कि b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, उसमें जो भी नंबर्स है वो हम लिखेंगे. इस इक्वेशंस में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो है वो नंबर्स है. तो ये जो x वाले टर्म्स हमने छुपा दिए हैं उसके बाद जो दिख रहा है वो हम लिखेंगे b1 c1 और उसके नीचे b2 c2. उसी तरीके से अगर मुझे y के नीचे नंबर्स लिखने हो तो y वाले जो भी टर्म्स थे दोनों इक्वेशंस में उसको हमें छुपा देना है और बाकी जो बचा है उसे लिखना है. अब ये जब y के नीचे लिखते हैं तब एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले c वाले आएंगे यानी कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं वो आएंगे और उसके बाद हम a वाले जो है वो लिखेंगे. सो c1 a1 और उसके नीचे c2 a2. सेम प्रोसेस लास्ट टर्म के लिए भी हम रिपीट करेंगे. हम 1 के नीचे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम छुपा देंगे और जो बाकी के नंबर्स दिख रहे हैं उसको लिखेंगे, यानी कि a1 b1 a2 b2. अब ये जब प्रोसेस हम करते हैं यानी कि x y और 1 के नीचे जो हमने लिखा है उसको लिखते टाइम हमें ध्यान देना है, अगर a वाला कुछ टर्म लिखा हो यानी कि a1 लिखा हो तो उसके बाद उसके राइट साइड में b1 होना चाहिए. उसी तरीके से b1 लिखा हो किसी में तो उसके राइट साइड में c1 होना चाहिए, और c1 लिखा हो तो उसके राइट साइड में जो आएगा वो a1 होना चाहिए. यानी कि लाइन वाइज जाना है. a के बाद b वाला आएगा, b के बाद c वाला आएगा, c के बाद वापस a वाला आएगा. अब आप पूछेंगे कि x के नीचे जो लिखा है वो डायरेक्ट b से क्यों स्टार्ट किया, a क्यों नहीं लिखा है. क्योंकि याद हो तो जब हमने x के नीचे टर्म्स लिखे थे तब हमने जो x वाले टर्म्स है दोनों इक्वेशंस में उसको हाइड कर दिया था, तो वो वाला तो था ही नहीं. a1 वाला जो बचा था वही हमें लिखना है. उसमें भी हमें लाइन वाइज a के बाद b, b के बाद c और c के बाद a, ये पैटर्न फॉलो करना है. अब क्योंकि मेथड का नाम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो अब नीचे हमने जो भी नंबर्स लिखे हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे, उन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x के नीचे जैसे b1 c1 b2 और c2 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए b1 को हम c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का जो आंसर होगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम देखते हैं वो कैसे किया है. जैसे मैंने कहा x के नीचे हम क्या लिखेंगे, b1 को पहले जैसे मैंने एरो बनाया है b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो b1 c2, फिर माइनस का सिंबल डालेंगे और जो सेकेंड एरो मैंने बनाया है x के नीचे b2 c1 उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x के नीचे हो गया b1 c2 माइनस b2 c1.
सिमिलरली y के नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो पहले हम c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा y अपॉन c1a2 माइनस c2a1। सिमिलरली फॉर द लास्ट टर्म ऑल्सो 1 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो पहले a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये प्रोसेस में काफ़ी सारी छुपान छुपी करनी होगी, तो अब वापस छुपाने की बारी आ गई है। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y वाला जो पूरा पोर्शन था उसको मैं हाथ रख के छुपा दूंगी। जब आप इसको छुपा देंगे तो बाकी का जो बचा है यानी कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करना मतलब सिंपली जो x वाला पोर्शन है और जो 1 वाला पोर्शन है दोनों को इक्वल इक्वल लिखेंगे। बीच वाला पोर्शन आप भूल ही जाइए थोड़ी देर के लिए। तो x के नीचे जो x के नीचे जो टर्म है यानी कि डिनोमिनेटर है वो 1 के साथ दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। सो x का एक फॉर्मूला बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सेम प्रोसेस अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी हो तो मैं x वाला जो है ना वो पूरा हाथ रख के छुपा दूंगी, तो मेरे पास जो बचेगा वो ये होगा y अपॉन c1a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब y के नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है उसको इज इक्वल्स टू के दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। सो इस तरीके से आप x और y का ये जो फॉर्मूला महान बड़ा सा ग्रेट फॉर्मूला दिख रहा है उसमें आप a1 a2 b1 b2 c2 c1 ये सब डालेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ये मेथड थोड़ा खतरनाक लगा होगा आपको कि किसको किससे मल्टीप्लाई, किसको किससे माइनस, किसको किसके अपॉन लिखना है, तो टेंशन मत लो। एक सम करके देखते हैं। यहाँ पे a1 a2 था इसलिए थोड़ा भयानक लगा, हम सम करेंगे नंबर्स के साथ, सो इट विल बी इजी फॉर यू। सम करने से पहले एक बार देख लीजिए कि करना क्या था। जो सारे सम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें लिखनी होंगी वो यही है कि जो दो इक्वेशंस होंगे उसके नीचे आपको x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 लिखना है, सबके नीचे डैश बनाना है, फिर x के नीचे कुछ नंबर्स लिखने हैं, y के नीचे कुछ नंबर्स लिखने हैं, 1 के नीचे नंबर्स लिखने हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान रखना। Let us first do the example 14 of your NCERT textbook. It reads as, from a bus stand in Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yashwantpuram, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yashwantpuram, the total cost is rupees 74. अब इसमें भी कंफ्यूजन है, क्या x ले क्या y ले, तो लास्ट लाइन देख लेते हैं। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मालेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम। तो ये लास्ट लाइन से हम x और y अज्यूम कर सकते हैं या लेट कर सकते हैं, वो ये है, लेट रुपीज़ x बी द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बैंगलोर टू मालेश्वरम। बैंगलोर में किसी बस स्टैंड से मालेश्वरम जाने का जो फेयर है, जो टिकट का कॉस्ट है, उसको हम x मान लेते हैं। और सिमिलरली लेट रुपीज़ y बी फॉर यशवंतपुरम। उसी बस स्टैंड से अगर मुझे यशवंतपुरम जाना हो तो टिकट का कॉस्ट यानी कि फेयर रुपीज़ y होगा। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऊपर दी है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट्स टू मालेश्वरम। अगर बैंगलोर के किसी बस स्टैंड से मालेश्वरम के 2 टिकट्स हमें चाहिए, तो अब हमने एक टिकट मालेश्वरम जाने के लिए जो कॉस्ट उसका अज्यूम किया था वो x था, तो अगर एक टिकट लेनी है तो x रुपीज़ लगेंगे। यहाँ पे 2 टिकट्स लेनी है सो 2x,
एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुरम। यशवंतपुरम जाने के लिए हमने एक टिकट का कॉस्ट y माना था और यहाँ 3 टिकट्स ली है। सो 2x के साथ हम ये 3y ऐड कर देंगे और बोला है कि तब टोटल कॉस्ट 46 होगा। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46। सेम चीज़ सेकेंड स्टेटमेंट के साथ भी, बट इफ़ वी बाय 3 टिकट्स टू मालेश्वरम, मालेश्वरम जाने के लिए एक टिकट का कॉस्ट x था, तो 3 टिकट्स के लिए 3x प्लस 5 टिकट्स टू यशवंतपुरम, सो प्लस 5y इज इक्वल्स टू 74। अब एक वेरी 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 इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में खास करके ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप इक्वेशंस को नंबर दे तो इक्वेशन को नंबर देने से पहले ये देख ले कि सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में है या नहीं। मतलब राइट साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। तो जैसे हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46, तो RHS में जो 46 था उसको भी हमें लेफ्ट साइड में लेके आना होगा। सो योर इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3y माइनस 46 is equals to 0, and that will be your equation 1. Similarly, your second equation was 3x plus 5y is equals to 74. इसमें भी RHS में 74 था, तो उसे भी हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे ताकि राइट साइड में कुछ ना बचे। So your equation second will be 3x plus 5y minus 74 is equals to 0. दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड्स में जब 0 हो तो ही आप आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करेंगे। ये करने से पहले अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया तो 100% यू विल नॉट गेट एनी करेक्ट आंसर्स। सो ये चीज़ इस मेथड में ध्यान रखना, बाकी किसी भी मेथड्स में ये प्रोसेस हमें नहीं करनी होती। अब हमें क्या करना है, x, y और 1 ये लिखना है। x और y इसलिए क्योंकि वो हमारे इक्वेशन के वेरिएबल्स हैं, और 1 इसलिए क्योंकि बस वेरिएबल्स के अलावा भी हमारे पास एक टर्म ऐसा है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो उसके लिए हम 1 लिखते हैं। अब x के नीचे हम क्या लिखेंगे, इसमें जो आपके टेक्स्ट बुक में बताया है वो एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट तरीका बताया है। x के नीचे अगर मुझे वैल्यूज़ लिखनी हो तो मैं x वाले जो टर्म्स है हमारे इक्वेशन 1 और 2 में उस पर हाथ रख के छुपा दूंगी, तो मुझे जो दिखेगा वो है 3y माइनस 46 और 5y माइनस 74। तो x के नीचे दो नंबर्स जो हम लिखेंगे वो होंगे 3 माइनस 46 और उसके नीचे 5 माइनस 74। सिमिलरली y के नीचे अगर मुझे नंबर्स लिखने हैं तो y वाले जो भी टर्म्स है इक्वेशन में उसको हाथ रख के छुपाना है, और जो बाकी के टर्म्स दिखेंगे यानी कि 2x माइनस 46 और 3x माइनस 74 उसको लिखेंगे। अब माइनस 46 जो है उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि हम ABC वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हमने x के नीचे ऑलरेडी 3 और माइनस 46 लिख दिया है। माइनस 46 एक बार आ गया है तो हम रिपीट नहीं करने मतलब ज़रूरत नहीं है वापस से लिखने की। और 46 माइनस 46 जो है उसके बाजू में हम 2 लिख लेंगे। सिमिलरली माइनस 74 y के नीचे आ चुका है क्योंकि हमने x के नीचे लिखा था। सो माइनस 74 के राइट साइड में हम 3 लिख लेंगे। लास्ट स्टेप 1 के नीचे नंबर्स लिखने के लिए हम जो कांस्टेंट नंबर्स है दोनों इक्वेशंस में यानी कि माइनस 46 और माइनस 74 उसको हाथ रख के छिपा देंगे। तो जो बचेगा वो है 2x 3y और 3x 5y। अब इसमें से 2x जो x वाले जो टर्म है 2x और 3x वो तो नंबर्स 2 और 3 ऑलरेडी हमने y के नीचे जब हम लिख रहे थे तब लिख दिया था, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। डायरेक्ट 3y और 5y वाला जो 3 और 5 है उसको लिख देंगे। फिर जैसे एरो बताया है वैसे हमें क्रॉस करना है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स you can just let me know in the comments. अब जैसे एरो दिखाया है वैसे हम मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। x के नीचे 3 इंटू माइनस 74 जैसे एरो बताया जा रहा है, माइनस 5
इंटू -46, जैसे x के नीचे जो दूसरा एरो है वो बताया जा रहा है, और इज इक्वल्स टू y अपॉन y के नीचे जो भी चीज़ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -46 इंटू 3 माइनस जो सेकेंड एरो बता रहा है -74 इंटू 2, और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम जो 1 के नीचे लिखा है, फर्स्ट एरो के अकॉर्डिंग 2 इंटू 5 माइनस सेकेंड एरो के अकॉर्डिंग 3 इंटू 3। जब ये डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को आप कैलकुलेट करेंगे तो x के नीचे आ जाएगा 3 इंटू -74 दैट इज -222, फिर है -5 इंटू -46, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 5 इंटू 46 वो हो गया 230, इज इक्वल्स टू y अपॉन -46 इंटू 3 दैट इज -138 माइनस -74 इंटू 2, वो माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए वो हो जाएगा +148, एंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। जब ये x, y और 1 के नीचे के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, दैट इज x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, दैट इज 1 ओनली। अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो y वाला जो टर्म है उसको आप हाथ रख के छुपा दीजिए, और बाकी का दोनों जो है, बाकी के दोनों जो है उसको इक्वेट करेंगे। सो x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से कोई भी दो आप उठा लोगे तो वो इक्वल ही होगा। सो x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, x के नीचे जो डिनोमिनेटर है डिवीजन में है वो x के साथ, तो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 8। सेम चीज़ हम अगर y की वैल्यू हमें निकालनी है तो x वाला जो पोर्शन है उसको आप हाथ रख के छुपा देंगे, सो यू विल गेट y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, and that way you will get y is equals to 10. Hence the fare from bus stand in Bangalore to Malleshwaram is ₹8, क्योंकि वो हमने x assume किया था, and the fare to Yashwantpuram is ₹10 because उसको हमने y assume किया था। Again I'll repeat, when you get the values for x and y, please kindly verify your answer by putting those values in the equations, क्योंकि ये करने से आपको आपकी अश्योरिटी मिल जाएगी, कंफर्म हो जाओगे आपका आंसर, आपका जो भी आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। अब शॉर्टकट के लिए काफ़ी लोग ये भी करेंगे कि जो x और y की वैल्यू आई है वो फटाफट से NCERT टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हैं उसमें से टैली कर लें, लेकिन स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट यू और गाइड यू कि आप वो करने से बेटर ये करें कि उसको इक्वेशन में डाल के चेक कीजिए, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में कोई आंसर वाला शीट नहीं होगा आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे, सो मेक अ हैबिट टू वेरीफाई। लास्ट सम जो हमने किया था दैट वाज एग्जैक्टली जो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल 15 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढने के अलावा कुछ और ढूंढना है हमें, सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। एग्जाम्पल 15 अकॉर्डिंग टू योर NCERT टेक्स्ट बुक, for which values of p does the pair of equations given below has unique solution। जो इक्वेशंस गिवन है उसमें x और y के अलावा एक p एक्स्ट्रा दिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, ये जो p है वो कोई वेरिएबल नहीं है x और y की तरह, p कोई नंबर है जो हमें मालूम नहीं है। p कोई नंबर है इन द सेंस p y का कोएफिशिएंट है जो कि कोई नंबर है, सो वी हैव टू फाइंड दैट p, ऐसा p जो हम यहाँ पे p की जगह अगर वैल्यू डालें तो इस इक्वेशंस के हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, वैसे इक्वेशन बनाने हैं हमें। इक्वेशंस में से हम a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं पहले। a1 is equals to 4, a2 is equals to 2, b1 is equals to p over here and b2 is equals to 2। Now for the given pair to have a unique solution, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी याद कीजिए। कंडीशन ये थी कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये दोनों जो इक्वेशंस होंगे उसके आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे, यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे।
A1 A2 B1 P2 के अगर हम वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन में डालें तो हमें मिलेगा 4/2 नॉट इक्वल्स टू P/2। और इस इक्वेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P के नीचे जो 2 है डिनोमिनेटर में वो LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो LHS में दोनों 2 कैंसिल आउट होके P की वैल्यू हमें मिलेगी नॉट इक्वल्स टू 4। बीच में नॉट इक्वल्स टू हो तो भी आपको प्रोसेस तो वही करना होता है जो आप इज इक्वल्स टू में करते हैं कि इज इक्वल्स टू के एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं तो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है। सेम चीज़ अगर नॉट इक्वल्स टू का सिंबल हो तो भी वो तो वही ही रहता है। सो इससे हमें क्या पता चला, देयरफॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4, P की वैल्यू 4 के अलावा कोई भी वैल्यूज ले लो, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज P के ले लो, तो आपको द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। बस P के जगह 4 मत लो और कुछ भी ले लो तो आपको यूनिक सोल्यूशन वाले इक्वेशंस मिल जाएंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सम। सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 16। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। इसमें भी पिछले सम के जैसे वही करना है। पहले हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 वो सब लिख लेते हैं। सो यहाँ पे A1/A2 विल बी k/12 जो कि x के कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में। देन B1/B2 विल बी इक्वल टू 3/k जो कि y के कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में। देन C1/C2 will be equal to k-3/k जो कि कांस्टेंट टर्म्स है इन इक्वेशंस में। नाउ फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कंडीशन ये होती है A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। यानी कि अगर ये कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और बेसिकली दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगे, एक के ऊपर एक आने वाले लाइंस बनाएंगे। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 को इक्वल लिख लेते हैं। सो इट विल बी k/12 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू k-3/k। इसमें अगर हम पहले के दो फ्रैक्शंस को ही इक्वल इक्वल ले लें तो हमें मिल जाएगा k/12 इज इक्वल्स टू 3/k। इस इक्वेशन को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डिनोमिनेटर्स को दूसरे तरफ हम भेजें तो हमें मिलेगा k² इज इक्वल्स टू दूसरे तरफ 12 × 3 दैट इज 36। अब k² की वैल्यू अगर 36 है तो यहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, k² इज इक्वल्स टू 36 तो हम बोल देते हैं कि k 6 है क्योंकि 6² 36 होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार दो वैल्यूज हमें k की मिलेगी दैट इज +6 एंड -6, क्योंकि आप k के जगह +6 लिखोगे तो भी उसका स्क्वायर 36 होगा और k के जगह अगर आप -6 लिखेंगे तो भी उसका स्क्वायर 36 ही होता है, बिकॉज -6 इंटू -6 दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट 36 अगेन। सो हियर यू हैव टू वैल्यूज फॉर k दैट इज +6 एंड -6। अगर आप दूसरे दो फ्रैक्शंस को इक्वल लिखते हैं तो यू विल गेट 3/k इज इक्वल्स टू k-3/k। वापस इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3k इज इक्वल्स टू k² -3k दैट इज 6k इज इक्वल्स टू k²। और टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए तुम k के जगह 0 डालो तो भी करेक्ट है, k के जगह 6 डालो तो भी करेक्ट है, और फिर बाद में ये लोग अगले स्टेप में बोलेंगे कि 0 वाला तो पॉसिबल नहीं है तो 6 ही लेंगे। बट इससे बेटर आई विल गिव यू वन मोर वे ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ k इन दिस फ्रैक्शन। वो ये है कि आप देखिए क्या था, 3/k इज इक्वल्स टू k-3/k। ठीक है, अगर आप डिनोमिनेटर में जो दोनों k है उसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर दें, आप कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी एक डिनोमिनेटर को अगर आप फॉर एग्जांपल 3 के नीचे जो k है उसको आप दूसरे तरफ लेके जाइए RHS में तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। RHS में ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में k था और अब एक k मल्टीप्लाई में भी है तो वो k और ये वाला जो नीचे जो k है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
So you will get 3 is equals to k minus 3. अब k माइनस 3 में जो माइनस 3 है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यू विल गेट 6 इज इक्वल्स टू k. सिंपली डायरेक्टली मिल गया k की वैल्यू 6 है. एनीवेज टेक्स्ट बुक में लिखा था पहला जो मैंने मेथड बताया सॉल्व करने के लिए, बट इट्स योर चॉइस, जो भी आपको समझ आए वो वैसा कीजिए. अब क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल थी, इसलिए हमें दोनों फ्रैक्शंस को इक्वल इक्वल करने पे जो भी k की वैल्यूज़ आई है उन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा. पहले हमें k की वैल्यू मिली थी +-6 और दूसरे में k की वैल्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 0 भी आई है, 6 भी आई है, लेकिन हमने डायरेक्टली किया था तो k की एक ही वैल्यू आ रही है 6. सो दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई करे वैसा तो एक ही वैल्यू है. So therefore the value of k that satisfies both the conditions is k is equals to 6. So I hope you understood what cross multiplication method is. ये थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन. ग्राफिकल से तो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि ये तो एल्जेब्राइक मेथड हुआ, वो तो ग्राफ वाला मेथड हुआ. बट ये जो मेथड है ये काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगती है और काफ़ी लोगों को लेंदी और बोरिंग भी लगती है. हाँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसे लगे. लेट मी नो कैसा है ये मेथड. सो अगर अगेन आई विल रिमाइंड यू, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हो मेथड का नाम तो आप वो पर्टिकुलर मेथड से करिए. अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है देन यू कैन चूज़ योर ओन मेथड, जो आपको पसंद आए, जो आपका फेवरेट मेथड हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड येस, वन मोर थिंग, आपको लग रहा होगा कि चैप्टर का दी एंड हो गया है, लेकिन दी एंड नहीं हुआ है. ऑब्वियसली इसका एक्सरसाइज जो है यानी कि आई गेस 3.5 वो हमें करना है, और उसके बाद एक और टॉपिक हमें करना है इस चैप्टर में. वो ये है कि कुछ इक्वेशंस होते हैं जो सीधे साधे नहीं दिखते, बड़े विचित्र अजीब दिखते हैं, तो उसे हमें पहले मार मार के ठीक करना पड़ता है. उसको हमें सिंपल नॉर्मल मेथड्स में, सिंपल नॉर्मल इक्वेशन में पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता. और एक बार वो कन्वर्ट हो जाए यानी कि वो सुधर जाए, उसके बाद हम हमारे ये जो मेथड्स हमने सीखी, 4 मेथड्स, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चारों में से कोई भी लगा के उसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. सो दिस वाज योर पार्ट 5. you will receive a video regarding exercise 3.5. Later on you will receive the part 6 also, which would be officially the last part for this chapter. And after that, yes, exercise 3.6 उसी के बेस पे जो सम्स होंगे वो सब. So yes, keep solving. Thank you.